An observer moves towards a stationary source of sound with a velocity 1/5 of the velocity of sound. What is the percentage increase in the apparent frequency? एकदम सिंपल है। apparent frequency जो होगी आपकी वो हो जाएगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू v प्लस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के 1/5 है और वो साउंड के सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। तो ये आपका आ जाएगा 1.2 एफ नॉट। ठीक है, 6/5 आ जाएगा 1.5 1.2 एफ नॉट। तो यहाँ से साफ देख के पता लग रहा है कि 20% इंक्रीज हो गया ये। ठीक है, अदरवाइज कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। सो इट विल बी 20% राइज। बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं at each of the two stations A and B a siren is sounding with a constant frequency of 250 cycles per second। और एक साइकिलिस्ट है वो A से मूव कर रहा है फ्रॉम ए साइकिलिस्ट फ्रॉम ए प्रोसीड स्ट्रेट टुवर्ड्स B विद ए वेलोसिटी ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर और वो 5 बीट सुन पा रहा है। तो साउंड की वेलोसिटी आपसे पूछ रहे हैं। तो एक सोर्स यहाँ पे है, ये सोर्स A मान लेते हैं, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है। और एक सोर्स ये बी है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 250 हर्ट्ज है। और एक पर्सन है जो किसी स्पीड से ए से बी की तरफ जा रहा है, साइकिलिस्ट है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो पहले 12 को सही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 12 इंटू 5/18। तो 6 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, ये जाएगा आपका 3 टाइम्स, तो ये 10/3 आ जाएगा मीटर्स पर सेकेंड। अब इसको ये वाला जो 250 हर्ट्ज है इसकी फ्रिक्वेंसी तो थोड़ा सा ज़्यादा सुनाई देगी और ये जो 250 है इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ा कम सुनाई देगी और उनका डिफरेंस बीट फ्रिक्वेंसी बन जाएगा और वो 5 बीट्स दिया है आपको। तो जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही है वो कितनी होगी? तो वो हो जाएगी 250 इंटू वी प्लस 10/3 अपॉन वी। और जो कम सुनाई दे रही है वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 250 इंटू वी माइनस 10/3 अपॉन वी। और इनका जो डिफरेंस है ये बीट फ्रिक्वेंसी होगा और वो आपको दिया है 6। ठीक, अब v से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या क्या इक्वेशन बनेगी? तो 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 250 1 प्लस 10/3v और यहाँ जाएगा माइनस 250 इंटू 1 माइनस 10/3v। अब जब अगर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे तो 250 से 250 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 250 प्लस 2500 अपॉन 3v माइनस 250 प्लस 2500 अपॉन 3v। तो ये 250 से 250 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों जो ऐड होके हो जाएंगे 5000 अपॉन 3v हो जाएगा और इधर कितना है? इधर है आपका 6। तो जो वेलोसिटी आ जाएगी तो वेलोसिटी आ रही है 5000 अपॉन 18। अब आप इसको आप डिवाइड करोगे आपको एक आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कार है वो मूव कर रही है एक्स एक्सिस पे, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और साउंड ए विसिल ऑफ फ्रीक्वेंसी 660 हर्ट। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड, द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर ओ। तो साउंड जो पहुंचेगी ओ पे, तो डॉपलर इफेक्ट में जो कार की वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो पार्टिसिपेट करेगा वो पूरा 20 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, वो 20 cos 60 होगा और 20 cos 60 होता है हाफ। तो साउंड की वेलोसिटी, साउंड डॉपलर इफेक्ट में जो कार की वेलोसिटी पार्टिसिपेट करेगी वो 10 मीटर पर सेकंड पार्टिसिपेट करेगी। तो हम ये नहीं कहेंगे कार 20 की स्पीड से ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, हम ये कहेंगे कि कार 10 की स्पीड से ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, क्योंकि कार की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट ऑब्जर्वर की तरफ है वो सिर्फ 10 है। तो क्या बनेगा? अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एफ डैश इज इक्वल टू एक्चुअल कितनी है 660, ऑब्जर्वर तो रेस्ट में, तो ऊपर तो 340 लिखा जाएगा और सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो नीचे लिखा जाएगा 340 माइनस 10।
तो ये हो जाएगा नीचे 330 और ऊपर है 340, तो ये हो जाएगा 660 इंटू 340 अपॉन 330। 330 से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स और आपका आंसर आ जाएगा 680 हर्ट्ज। A train is passing by a platform at a constant speed of 40 meter per second. The train horn is sounded at a frequency of 378 Hz. Find the overall change in frequency as detected by the person standing on the platform as the train moves from approaching to receding. ठीक है, जब उसकी तरफ आ रही है तो फ्रिक्वेंसी क्या सुनाई दे रही होगी, जब वो उससे दूर जा रही है तब फ्रिक्वेंसी क्या सुनाई दे रही होगी, तो उसमें डिफरेंस कितना होगा ये बताना। जब उसकी तरफ आ रही होगी तब जो फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी, जब वो अप्रोच कर रही होगी, तो एफ ए लिख देता हूँ मैं। 378 तो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है, ऑब्जर्वर तो आपका रेस्ट में, तो ऊपर तो हम लिखेंगे सिर्फ 320 वी, और ट्रेन पास आ रही है तो ये हो जाएगा 320 माइनस 40। फिर जब ट्रेन रिसीड कर रही होगी तो फ्रिक्वेंसी क्या सुनाई देगी, तो 378, ऑब्जर्वर तो रेस्ट में ही है आपका 320, और ट्रेन दूर जा रही है तो ये हो जाएगा 320 प्लस 40। तो इनको थोड़ा सा सॉल्व करना है आपको, कोई बड़ा काम नहीं है सॉल्व करना, और फिर एफ इनका डिफरेंस निकालना है, एफ ए माइनस एफ आर आपको निकाल देना है, तो आपको ये पता लग जाएगा कितने का डिफरेंस आ रहा है। A wall is moving with a constant velocity u towards a fixed source of sound of frequency f. The velocity of the sound is v. The wavelength of the sound reflected by the wall. ये पूछ रहे हैं वॉल जो है कितनी वेवलेंथ जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो सॉल्व करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि सोर्स जो है ये एफ फ्रिक्वेंसी एमिट कर रहा है, तो जब ये वॉल तक पहुंचेगी तो ये बनेगा सोर्स और वॉल बन जाएगी ऑब्जर्वर। ठीक है, तो वॉल क्या फ्रिक्वेंसी सुनेगी वो हम पहले निकालेंगे, F1। तो F1 आपका आ जाएगा F इंटू वी प्लस यू अपॉन वी। ठीक है, पहले केस में एस सोर्स है और जो दीवार है आपकी वो बनेगी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर पास आ रहा है यू की स्पीड से, तो हमने लिखा ऊपर वी प्लस यू। तो ये F1 फ्रिक्वेंसी दीवार को सुनाई देगी। ठीक, और जो फ्रिक्वेंसी दीवार को सुनाई देगी वही फ्रिक्वेंसी दीवार वापस से रिफ्लेक्ट कर देगी। तो F1 फ्रिक्वेंसी उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, अब दीवार बन जाएगी सोर्स, और ये जो S है, यहाँ कोई पर्सन खड़ा है, यहाँ कोई पर्सन बना लेते हैं। ठीक है, ये पर्सन बन जाएगा ऑब्जर्वर, पर्सन रेस्ट में है, और वो दीवार से रिफ्लेक्ट होके आने वाली साउंड की फ्रिक्वेंसी क्या सुनेगा वो निकाल लें। तो मान लिया पर्सन सुन रहा है F2, तो F2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा F1 इंटू, अब हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट में, सोर्स पास आ रहा है तो V माइनस यू लिखेंगे। देखिए दो बार में लगाया मैंने। पहली बार कहा कि S सोर्स है और दीवार आपकी ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर पास आ रहा है, तो दीवार ने जो फ्रिक्वेंसी सुनी वो F1 है। अब दीवार जो फ्रिक्वेंसी सुनेगी वही फ्रिक्वेंसी रिफ्लेक्ट करेगी वो, और जब वो फ्रिक्वेंसी रिफ्लेक्ट करेगी तो अगर कोई पर्सन वहाँ खड़ा है तो वो फ्रिक्वेंसी क्या सुनेगा, तो वो सुन रहा है F2 और दीवार रिफ्लेक्ट कर रही है F1। अब दीवार बन गई है सोर्स और दीवार ऑब्जर्वर के पास आ रही है। ठीक है, तो नीचे लिखा मैंने V माइनस यू, दो बार डॉपलर इफेक्ट लगाया। अब F1 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डालते हैं और देखते हैं F2 कितना आने वाला है। V प्लस यू अपॉन V, और ये है V अपॉन V माइनस यू, तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो F2 जो आपका आएगा वो आपका आ जा रहा है F टाइम्स V प्लस यू अपॉन V माइनस यू। अब ये जो पर्सन रेस्ट में है इससे पूछते हैं कि तुम्हें कौन सी वेवलेंथ समझ में आ रही है, तो वो कहेगा मेरी जो वेवलेंथ समझ में आ रही है, मैं इस फ्रिक्वेंसी को लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ साउंड अपॉन वेवलेंथ। λ2 नाम लिख दिया मैंने, जो उसको वेवलेंथ समझ में आ रही होगी वो λ2 लिख दिया, इज इक्वल टू F टाइम्स V प्लस यू अपॉन V माइनस यू। तो बताओ λ2 कितना आ जाएगा, यहाँ से क्या वेवलेंथ उसको समझ में आएगी, तो वो आ जाएगा आपका V बाई एफ इंटू V
माइनस यू अपॉन वी प्लस यू। ये होगी रिफ्लेक्टेड साउंड की वेवलेंथ एज ऑब्जर्व्ड बाय स्टैंडिंग ऑब्जर्वर। द वेवलेंथ ऑफ द साउंड रिफ्लेक्टेड बाय द वॉल which is observed by standing observer. So your answer will be D part. दो सोर्सेज हैं S1 और S2 ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी F emit साउंड। द सोर्सेज आर मूविंग एज शोन इन फिगर, यू स्पीड से मूव कर रहे हैं। द स्टेशनरी ऑब्जर्वर हियर्स द साउंड। द बीट फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। तो जरा S1 के बारे में F1 बताओ फ्रीक्वेंसी क्या नजर आएगी। तो F1 जो आएगी वो आएगी F, ऑब्जर्वर तो आपका रेस्ट में ही है, सोर्स उसके पास आ रहा है तो V माइनस यू। F2 क्या नजर आएगी, तो F2 नजर आएगी F, ऑब्जर्वर फिर से आपका रेस्ट में और सोर्स उससे दूर जा रहा है V प्लस यू। ठीक, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, इनका डिफरेंस बीट फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंस हो गई ना, तो F1 माइनस F2। तो ऐसा लग रहा है FV तो आ गया कॉमन, अब अंदर बच रहा है 1 अपॉन V माइनस यू माइनस 1 अपॉन V प्लस यू। तो ये बन गया FV तो आ गया कॉमन, तो इसमें LCM जो आ जाएगा वो हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा V प्लस यू माइनस V माइनस यू। तो V से V कट जाएगा, ऊपर 2U आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा FV इंटू 2U अपॉन V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये बनेगी बीट फ्रीक्वेंसी। जरा मैच करा लेते हैं, ऐसा क्या ये आंसर दिया भी है कि नहीं दिया है। ठीक है, तो आप देख लेना, शायद मेरे हिसाब से शायद सी पार्ट आंसर मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं दो आइडेंटिकल वायर हैं, दोनों को हमने सेम टेंशन से स्ट्रेच किया हुआ है 101 न्यूटन, ईच एमिट्स ए नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 202 हर्ट्ज। इफ द टेंशन इन वन वायर इज इंक्रीज बाय 1 न्यूटन देन द बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी और टेंशन में क्या कनेक्शन होता है। फ्रीक्वेंसी अगर हम कहें फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है तो वो होती है 1/2L इंटू टी बाई म्यू। अगर कोई वायर है जो दोनों एंड पे फिक्स है और ये फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी। और कुल मिला के फ्रीक्वेंसी जो है वो √T के प्रोपोर्शनल है। ठीक, टेंशन आपका 101 न्यूटन है, फ्रीक्वेंसी आपकी 202 हर्ट्ज है। अब टेंशन में अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाएगा, तो वो चेंज जो होगा वही बीट फ्रीक्वेंसी होगी। तो वो कैसे लिखेंगे, तो अगर आपको यहाँ समझ में आ रहा है तो ये होना चाहिए DF अपॉन F इज इक्वल टू हाफ टाइम्स DT अपॉन T। अगर हम इसकी एरर इक्वेशन बनाएं, ठीक है, डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा DF अपॉन F इज इक्वल टू हाफ टाइम्स DT इंटू T। ये जो पार होती है टेंशन की वो आगे आ जाएगी। अब हमारे पास क्या क्या है, हमें DF निकालना है कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना होगा। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 202 है, इज इक्वल टू हाफ टाइम चेंज इन टेंशन कितना दिया, तो 1 न्यूटन दिया, और ओरिजिनल टेंशन 101 था, तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और DF1 आ गया। DF1 आ गया, इसका मतलब 1 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी आपको। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। A string of length L fixed at both ends is vibrating in its first overtone mode। स्ट्रिंग L लेंथ की है, दोनों एंड पे फिक्स है, फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट कर रही है। तो बना लें इसको, कुछ इस तरह से होगी। मान लीजिए स्ट्रिंग है, दोनों एंड पे फिक्स है और फर्स्ट ओवरटोन ये होती है इसकी, इस तरह से वाइब्रेट कर रही है, L लेंथ की स्ट्रिंग है। कंसिडर टू एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द सेम स्मॉल लेंथ एट पोजिशन 0.2L एंड 0.45L फ्रॉम वन एंड इफ K1 एंड K2 आर देयर रिस्पेक्टिव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज। ठीक, तो अगर हम एंटी नोड के जितना क्लोज होंगे, ध्यान समझना स्टैंडिंग वेव है, एंटी नोड के जितना क्लोज होंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितना नोड के क्लोज होंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अब इसकी लेंथ थी L, तो नोड कहाँ होगा, नोड होगा एक तो 0.5L पे, एंटी नोड कहाँ होगा, एंटी नोड होगा 0.25L, और एक एंटी नोड यहाँ होगा और ये होगा 0.75L। अब पहली लोकेशन आपकी 0.2L है, तो पहली लोकेशन तो यहाँ होगी 0.2L, और दूसरी लोकेशन 0.45L है, वो कहीं यहाँ होगी। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि जो 0.2L है वो एंटी नोड के काफ़ी क्लोज है, और 0.45 जो L है वो नोड के काफ़ी क्लोज है।
और एंटी नोड वाले के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो K1 इज ग्रेटर देन K2, बी पार्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ लॉन्ग इट विल इट टेक साउंड वेव्स टू ट्रेवल एट ए डिस्टेंस हाउ लॉन्ग विल इट टेक साउंड वेव्स टू ट्रेवल ए डिस्टेंस between points A and B if the air temperature between them varies linearly from T1 to T2 और वेलोसिटी जो है वो इस फंक्शन में क्या टाइम लगेगा। तो मान लिया पॉइंट A है से जा रहे हैं हम पॉइंट B, शायद ये 1 मीटर होना चाहिए, क्लियर नहीं है ये कितना है, 1 लिखा हुआ है बस, 1 मीटर है कि नहीं है, 1 मीटर होगा शायद। और यहाँ टेम्परेचर है T1 और यहाँ टेम्परेचर है T2 और टेम्परेचर लीनियरली वेरी कर रहा है। तो किसी यहाँ से अगर x डिस्टेंस पे अगर हम आ जाएं, या L मीटर होगा, 1 मीटर नहीं होगा, L मीटर होगा, L होगा क्योंकि आंसर में सब जगह L लिखा हुआ, तो ये L मीटर डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो अगर ये L मीटर डिस्टेंस है तो यहाँ से x डिस्टेंस पे टेम्परेचर क्या होगा, तो देखो कैसे निकालने जा रहे हैं, आराम सुनते जाना। तो इंक्रीमेंट कितना आया होगा पहले यहाँ से, यहाँ तो T1 तो ये है ही, उसके बाद इंक्रीमेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि L लेंथ में इंक्रीमेंट कितना आ रहा है, तो L लेंथ में इंक्रीमेंट आ रहा है T2 माइनस T1, पूरी लेंथ L थी, तो यूनिट लेंथ में इंक्रीमेंट कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन L। ठीक, तो x लेंथ में इंक्रीमेंट कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन L इंटू एक्स, इतना इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो इस पॉइंट का टेम्परेचर होगा कितना, जिसको हम Tx लिखें, टेम्परेचर एट एक्स, तो T1 तो है ही है, उसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इंक्रीमेंट ये हो रहा है T2 माइनस T1 बाई L इंटू एक्स, ये है सिचुएशन, ये x का टेम्परेचर। ठीक, तो वहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी है अल्फा अंडर रूट एक्स, अल्फा अंडर रूट टी की जगह ये पूरा फंक्शन डालना पड़ेगा, T1 प्लस T2 माइनस T1 बाई L इंटू एक्स, और वेलोसिटी को लिखेंगे हम dx बाई dt, और आपको निकालना है टाइम, तो इसको ला के करना पड़ेगा अब इंटीग्रेट, तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ T1 प्लस ये आ गया आपका T2 माइनस T1 बाई L इंटू एक्स, और इधर आ जाएगा dt। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट डालेंगे, x की लिमिट 0 से L और टाइम 0 से t, तो यहाँ से ये टाइम निकलेगा। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो आप अवॉइड भी कर सकते हो इसको। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं स्टील वायर इज रिजिडली फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, इट्स लेंथ मास एंड क्रॉस सेक्शन लिया, सब कुछ दिया हुआ है। टेम्परेचर वायर का हम 20 डिग्री कर दिया, हमने लोअर कर दिया 20 डिग्री। तो अगर टेम्परेचर लोअर कर दिया तो कितना टेंशन इसके अंदर आ जाएगा वो हम लिख सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका वाई ए अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से कितना फोर्स उसके अंदर आ जाएगा, कितना टेंशन उसके अंदर आ जाएगा वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये डेल्टा टी टेम्परेचर है आपका, एफ जो है वो टेंशन है, यंग्स मॉडुलस है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये उसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। इतना फोर्स उसके अंदर आ जाएगा। अब ट्रांसवर्स वेव हम सेट कर रहे हैं, कहाँ प्लग कर रहे हैं उसको, 0.25 मीटर पे। ठीक, तो इसका मतलब 1 मीटर की वो लेंथ थी और उसको हमने यहाँ प्लग किया 0.25 पे यहाँ, तो ये इस मोड में वाइब्रेट करेगा। यहाँ पे 0.25 पे L/4 पे हमने इसको प्लग कर दिया, तो ये फर्स्ट ओवरटोन में जो है वो वाइब्रेट करेगा। तो ये बस यही पूछ रहे हैं वाइब्रेट विद मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स पॉसिबल फॉर सच ए केस। मिनिमम नंबर ऑफ लूप 2 ही हो सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो खत्म होगी बात। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा आपका, फंडामेंटल होती है V/2L, तो फर्स्ट ओवरटोन की हो जाएगी V/L, तो ये बनेगा 1/L टाइम्स, और V होगा अंडर रूट T/μ, यानी अंडर रूट F/μ, L कैपिटल L लिखना। तो ये होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। फोर्स की वैल्यू यहाँ डालनी है आपको, और लीनियर मास डेंसिटी कैसे निकालोगे, तो
लीनियर मास डेंसिटी आप ऐसे निकाल सकते हो, मास पर यूनिट लेंथ, म्यू इज इक्वल टू एम बाई एल। तो मास दिया और आपको लेंथ दी है, तो मास पर यूनिट लेंथ लीनियर मास डेंसिटी बन जाएगी। लेंथ 1 मीटर आपको पता ही है, तो आप क्या फाइंड कर लोगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लोगे यहाँ से। तो ये कर लेना, आसानी था ये। Velocity of wave is in a fixed wire fixed at both the ends is 70 meter per second. Length of the wire can be varied from 2.5 meter to 3.5 meter. In how many ways the resonance can be obtained using one tuning fork at a time out of 5 tuning fork of frequency? इनमें से पूछ रहे हैं कौन रेजोनेंस, हाँ कितनी तरीके से रेजोनेंस हम ले सकते हैं, इनमें से कोई एक ट्यूनिंग फोर्क लेना है हमको। ठीक, तो लेंथ की का वेरिएशन जो है वो 2.5 से 3.5 मीटर तक कुछ भी ले सकते हैं हम। और वेलोसिटी जो दी है आपको दी है 70 मीटर। अब रेजोनेंस की बात चल रही है, तो ज़रा देखते हैं क्या क्या हो सकती है। तो फ्रिक्वेंसीज़ क्या क्या आ सकती हैं, तो फ्रिक्वेंसीज आपकी V/2L से शुरू करेंगे, V/2L, फिर 2 टाइम्स V/2L है, फिर 3 टाइम्स V/2L है, उन्हीं के सारे बनते जाएंगे। तो अगर हम 2.5 मीटर के लिए सोचें तो V/2L 70/2L मतलब 2 इंटू 2.5 मतलब 5 हो जाएगा, और 5 से 70 को कैंसिल करेंगे तो 14 हर्ट्ज आएगा। ठीक, तो इसकी सीरीज़ क्या बनेगी, तो ये 14 हर्ट्ज हो जाएगी। इसका दूसरा क्या बनेगा, 28 बनेगा। फिर कौन सा अगला क्या बनेगा, 3 गुना बनेगा, 42 बन जाएगा। फिर अगला क्या बन जाएगा, 56 बन जाएगा। अब आगे सोचने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 55 हर्ट्ज ही है बस आपके पास, तो ये 4 बनेंगे। अच्छा, अगर हम 3.5 से सोचें तो कितना हो जाएगा, 3.5 से उनके बीच में सारी हो जाएगा ना, तो 3.5 का हो जाएगा V/2L, यानी 70/2L कितना, 3.5, तो ये 10 हर्ट्ज आ जाएगा। इसका मतलब हमारे अगर हम लेंथ को वेरी कराएं तो 14 से लेकर 10 हर्ट्ज तक हमारे पास सारी फ्रिक्वेंसी अवेलेबल होंगी, 14 से लेकर 10 हर्ट्ज तक सारी। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड मोड आएगा वो 20 हर्ट्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास 20 से लेकर 28 तक सारी फ्रिक्वेंसीज हैं। अगला जो आएगा वो 30 आ जाएगा, तो इसका मतलब 30 से लेकर 42 तक सारी फ्रिक्वेंसीज आपके पास हैं। और चौथा 40 आ जाएगा, तो 40 से लेकर 56 तक 56 तक सारी फ्रिक्वेंसीज आपके पास हैं। तो ज़रा देखते हैं क्या 12 से अगर हम ऑसिलेट करवा सकते हैं, 12 से बिल्कुल करवा सकते हैं, 12 से हो सकता है। ठीक, 19 से हो सकता है, 19 से नहीं हो पाएगा, 19 अवेलेबल नहीं है हमारे पास। 10 से 14 तक है, फिर 20 से 28 तक है, 19 से नहीं हो पाएगा। 29 से हो पाएगा, 29 से भी नहीं हो पाएगा, 29 नहीं अवेलेबल है हमारे पास। 30 से लेकर 42 तक है, 42 से हो पाएगा और 55 से भी हो पाएगा, यानी 12 से भी हो पाएगा और 42 से भी हो पाएगा और 55 से भी हो पाएगा। ठीक, अब कुछ खास बात समझो जरा ध्यान से। ठीक, जैसे मान लिया एक ट्यूनिंग फोर्क एक ही बार में हमने यूज़ करना, 5 ट्यूनिंग फोर्क है हमारे पास। ठीक है, तो 3 ट्यूनिंग फोर्क से तो रेजोनेंस हो ही जा रही है। ठीक है, 3। अब हमें देखना कहीं कॉमन रेजोनेंस तो नहीं है, कहीं मतलब कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो दोनों में मिल जाए आपको। ठीक है, मतलब तो 2 बार मिल जाए, 2.5 वाले मीटर में भी मिल जाए और 3.5 में भी मिल जाए, 2 बार मिल जाए, ऐसा तो नहीं है कहीं। तो वो हम देख लेते हैं। जब इसका अगला वाला आएगा, अगला वाला, तो 40 के बाद अगला वाला जो आएगा वो 50 आएगा। ठीक, और इसका अगला वाला कितना आएगा, तो इसका अगला वाला जो आएगा वो 70 आएगा। तो 50 से 70 तक भी तो अवेलेबल है रेंज हमारे पास, और 50 से 70 अवेलेबल है, तो एक इसमें 55 भी तो बीच में मिलेगा, तो एक रेजोनेंस यहाँ भी मिलेगी आपको, यानी 55 रेजोनेंस 2 बार होगा। एक बार 55 रेजोनेंस यहाँ होगी, 55 रेजोनेंस 40 से 56 की रेंज में होगी। जब ये अपने ये तो फंडामेंटल मोड हो गया, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड थर्ड ओवरटोन, जब ये दोनों थर्ड ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहे होंगे तब एक बार 55 से रेजोनेंस हो जाएगा, और एक बार जब ये फोर्थ ओवरटोन में जब वाइब्रेट कर रहे होंगे तब फिर से एक बार 55 हर्ट्ज से रेजोनेंस हो जाएगा, यानी 55 हर्ट्ज से रेजोनेंस 2 बार हो जाएगा। समझने वाली बात समझ में आई आपको, 55 हर्ट्ज से रेजोनेंस 2 बार हो जाएगा। एक बार होगा फोर्थ ओवरटोन में, एक बार होगा थर्ड ओवरटोन में, एक बार होगा फोर्थ ओवरटोन में, क्योंकि ये तो यहाँ भी इस रेंज में भी लाई कर रहा है, ये तो इस रेंज में भी लाई कर रहा है। 55 का तो 2 बार हो गया, इसका हो गया 2 बार। अच्छा, 42 का तो नहीं कहीं 2 बार होगा, तो 42 तो इसी रेंज में है, नहीं 42 का भी 2 बार होगा, बिल्कुल 2 बार होगा। देखिए 42 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब 2.5 मीटर लेंथ में जो सेकंड ओवरटोन होगा उसमें 42 हर्ट्ज
जो है वो रेजोनेट करा देगा, और 42 इस रीजन में भी आएगा, तो 42 का भी 2 बार हो जाएगा, 42 का 2 बार। ठीक, अब बात करते हैं 29, तो खैर आया ही नहीं कहीं, 29 तो हमारे रेंज में ही नहीं आया। ठीक है, 19 भी कहीं नहीं आया, 12 2 बार तो नहीं हो जाएगा, तो 12 एक ही बार होगा। ठीक है, तो कुल मिला के कितनी तरह से रेजोनेंस हो सकता है, 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, और 12 से एक बार ही रेजोनेंस होगा, तो टोटल 5 बार रेजोनेंस हो सकता है। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो पाइप हैं सबमर्ज्ड इन सी वाटर अरेंज एज शोन। पाइप ए की लेंथ दी है 1.5 मीटर, वन एंड क्लोज है, एक एंड ओपन है। ए स्मॉल साउंड सोर्स दैट सेट्स अप ए स्टैंडिंग वेव with the second lowest resonant frequency of that pipe. Sound from pipe A set up resonance in pipe B, which has both the ends open. The resonance is at the second lowest frequency of pipe B. The length of the pipe B पूछ रहे हैं, मतलब दोनों ही second lowest frequency पे काम कर रहे हैं, तो इसकी जो second lowest होगी वो इस तरह से होती है ये, और इसकी जो second lowest होगी वो इस तरह से होगी। फंडामेंटल से जस्ट ऊपर वाली है सेकंड लोएस्ट, लोएस्ट फंडामेंटल हो जाती है, उससे जस्ट ऊपर वाली सेकंड लोएस्ट हो गई। अब ए के लिए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो ए के लिए फ्रीक्वेंसी क्या जाएगी, तो ए के लिए जो फ्रीक्वेंसी हो रही होगी वो हो रही होगी 3v/4l, और वो हो जाएगी 3v/4l। एल कितना है, एल उसका 1.5 है, और इसी फ्रीक्वेंसी से, यही फ्रीक्वेंसी से बी भी रेजोनेट कर रहा है, और बी भी अपने सेकंड लोएस्ट रेजोनेंस में रेजोनेट कर रहा है, तो उसकी होगा आपका 2 टाइम्स v/2l, और एल बी लिख देता हूँ मैं। ठीक, और ये दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हैं, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा v/lb, और ये दोनों बराबर हैं। अगर इन दोनों को हम बराबर कर दें, यानी ये उधर था 3v/6 और ये v/lb, तो v से b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो lb जो आया वो आपका आया 2 मीटर। सी पार्ट। Two tuning fork when sounded together produce 3 beats per second. One of the fork is in unison with 27 centimeter length of sonometer wire and other with 28 centimeter of the same wire. ठीक, 3 बीट्स आ रही हैं, एक 27 के साथ यूनिसन में, एक 28 के साथ है, मतलब एक की फ्रीक्वेंसी 27 के बराबर है, यानी v/2l का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो एक की है 27 सेंटीमीटर यानी 0.27 सेंटीमीटर एक की फ्रीक्वेंसी है, दूसरी की हो जाएगी v/2l में कितना है 0.28 सेंटीमीटर, ये दोनों एक साथ बज रहे हैं, और इनका डिफरेंस जो है वो आपको 3 बीट्स दिया है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा सॉल्व करके v निकाल लोगे, और v की वैल्यू वापस डालोगे तो पहले की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी और दूसरे की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहे हैं सोनोमीटर वायर के साथ। क्लियर है, इनका डिफरेंस तो 3 होना चाहिए। अब 3 तो हर जगह ही लिखा है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का, सब जगह 3 का ही डिफरेंस है, लेकिन अब एक्चुअल वैल्यूज़ क्या होंगी तो वो यहाँ से निकलेगा आपको। ठीक है, तो अब थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन इसमें कैलकुलेट करने में। द इक्वेशन ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच चेंज इन प्रेशर इज मैक्सिमम। तो प्रेशर में चेंज मैक्सिमम वहाँ होता है जहाँ नोड बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, नोड बनता है। नोड का मतलब वाई डिस्प्लेसमेंट वहाँ 0 होना चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट 0 तब होगा जब साइन की वैल्यू 0 होगी, तो ये पूरा टर्म जो है वो क्या क्या हो सकता है, ये पूरा टर्म, तो ये 0 हो सकता है, आपका पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। और t इक्वल टू 0 पे कह रहे हैं, तो t इक्वल टू 0 डालते ही वो जो साइन का एंगल है वो आ जाएगा 2 पाई इंटू 50/22x। अब ये क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, इन सारी जगह नोड बनेगा, और जहाँ नोड बनेगा वहाँ पे प्रेशर का एंटी नोड होता है, मतलब प्रेशर का वेरिएशन मैक्सिमम होगा। नोड एंटी नोड तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कुल मिला के जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा वहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जहाँ 0 होगा वहाँ पे प्रेशर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो जरा सॉल्व करके देखें, जैसे मान लिया मैंने पाई को बैलेंस कराया पाई से, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल करेंगे 11 टाइम्स,
तो x आपका आ जाएगा 11/50, तो इसको 0.22 लिखा जा सकता है। ऐसा आंसर नहीं दिया, चलो 2 पाई से मैच कराते हैं तो उसका डबल हो जाएगा ये, तो 0.44 आंसर आना चाहिए, वो भी नहीं है। 3 पाई से मैच कराएंगे तो उसका ट्रिपल हो जाएगा, तो 0.66 आंसर आना चाहिए, तो ये आंसर मैच कर गया, तो आपका आंसर बन जाएगा सी पार्ट। 204 का आंसर बनेगा आपका सी पार्ट। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड आपका 0 होगा वहाँ पे प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ऑल्दो ये स्टैंडिंग वेव नहीं है, ट्रैवलिंग वेव है ये। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, द स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स हैज ए स्टैंडिंग वेव नोड्स फॉर विच डिस्टेंस, the string fixed at both the ends has standing wave nodes for which distance between adjacent nodes is x1। बढ़िया, फिक्स एंड पे है ये और ये नोड्स इस तरह से बन रहे हैं और दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपको दी हुई है, कितनी है, वो x1 है। द सेम स्ट्रिंग हैज अनदर स्टैंडिंग वेव नोड्स फॉर विच डिस्टेंस एडजेसेंट नोड्स x2 है। ठीक है, दूसरी स्टैंडिंग वेव बनाएंगे वहाँ पे x2 है। ठीक, इफ L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग देन x2 अपॉन x1 कुछ इक्वेशन दी है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ लूप्स इन दीज केसेस। ठीक है, तो जरा समझो, पहले x1 डिस्टेंस थी, मान लिया मैंने इसमें n1 लूप्स बन रहे थे, तो n1 इंटू x1 जो होगा वो टोटल लेंथ बन जाएगी। फिर फिर x2 डिस्टेंस हुई और इसमें मान लिया n2 लूप्स बन रहे हैं, तो क्या n2 इंटू x2L हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब x1 अपॉन x2 के बारे की इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको। ठीक है, और वो इक्वेशन ये इस तरह से लिखी है कि x2 अपॉन x1 इज इक्वल टू दिया है L अपॉन L प्लस 2x1, ये दिया हुआ आपको। तो चलो वैल्यू डालते हैं, फिर देखते हैं क्या होने वाला है। इनको डिवाइड कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो जैसे इनको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा n1 अपॉन n2 इंटू x1 अपॉन x2, और x1 अपॉन x2 की वैल्यू हो जाएगी L प्लस 2x1 अपॉन L, और इज इक्वल टू इधर डिवाइड करके आ गया 1। तो क्या समझ में आया यहाँ से? डिफरेंस पूछ रहे हैं हमसे, n1 माइनस n2 पूछ रहे हैं बेसिकली। n1 माइनस n2 कितना होगा? अगर मैं n1 n2 यहाँ से निकाल भी लूँ, n1 लिखा है मैंने L अपॉन x1, n2 निकाला L अपॉन x2 और फिर उनको माइनस किया, तो x1 x2 आ जाएगा और LCM वगैरह बनेगा थोड़ा सा x2 माइनस x1। थोड़ा सा इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करके थोड़ा सेटल कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा Lx2, क्या पता यहीं से सेटलमेंट हो जाए, प्लस 2x1 x2 इज इक्वल टू Lx1। तो हाँ, मुझे लग रहा है शायद यहाँ से सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, 2x1 x2 कितना आ जाएगा? 2x1 x2 आ रहा है L टाइम्स x1 माइनस x2। इस इक्वेशन को हम यूज़ करने जा रहे हैं, वो आप देखते जाइए कैसे। मुझे चाहिए n1 माइनस n2, ठीक, या n2 माइनस n1, कुछ भी कर लो आप। तो अगर हम n1 निकालेंगे तो n1 आ जाएगा L बाई x1, और n2 निकालेंगे तो वो आ जाएगा L बाई x2, और हम माइनस करने जा रहे हैं। ठीक है, हम माइनस करने जा रहे हैं n2 माइनस n1, यही हमें चाहिए। तो ये आ जाएगा L बाई x2 माइनस L बाई x1, तो LCM कितना आ जाएगा? तो LCM आ जाएगा x1 x2, L कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x1 माइनस x2। बढ़िया, अब ये देखिए, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, बन गया आंसर। L x1 माइनस x2 अपॉन x1 अपॉन x1 इंटू x2 करोगे तो ये 2 के बराबर है, तो यानी पूरा जो टर्म ये लिखा हुआ है ये 2 है। तो उनके लूप्स में कितने का डिफरेंस होगा? तो 2 का डिफरेंस होगा। कैलकुलेशन कई बार थोड़ी ट्रिकी हो जाती है, सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, वायर इज स्ट्रेच बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, इट इज ऑब्जर्व दैट वायर रेजोनेट एट ए फ्रीक्वेंसी f1 f2 एंड f3 एंड f4, 4 पर रेजोनेट कर रहा है, और कितने लूप्स बना रहा है? 2 3 4 5 लूप्स बना रहा है, और ये सीक्वेंस आपको दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ एनी टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज विल बी मिनिमम फॉर द डिफरेंस ऑन द लूप्स टू बी। पूछ रहे हैं कि दो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का रेशियो मिनिमम कब होगा, लूप्स में कितना डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो जरा बना लेते हैं, एक बार सेटल कर लेते हैं। जो f1 होगा वो 2 लूप के लिए है,
तो वो 2 टाइम्स V/2L हो जाएगा। जो F2 है वो 3 लूप के लिए वो 3 टाइम्स V/2L हो जाएगा। जो F3 है वो 4 लूप के लिए तो 4 टाइम्स V/2L हो जाएगा। और ऐसे F4 जो है वो 5 लूप के लिए वो 5 टाइम्स V/2L हो जाएगा। और हम इनका रेशियो जो है वो मिनिमम कह रहे हैं। रेशियो, द रेशियो ऑफ द टू रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज विल बी मिनिमम। तो रेशियो मिनिमम जो होगा वो आपका होगा F1/F2। F1/F2 आएगा रेशियो मिनिमम, 2/3 आ जाएगा। जैसे F1/F2 करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। ना 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 ना, मिनिमम होगा F सबसे छोटी वाली में सबसे बड़े वाले से डिवाइड करो, ये होगा। कॉन्जिक्यूटिव तो लिखा नहीं उन्होंने। तो रेशियो ऑफ द एनी टू रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज विल बी मिनिमम। तो यहाँ पे रखो सबसे छोटी फ्रिक्वेंसी और यहाँ रखो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी, वो होगा आपका मिनिमम रेशियो। तो वो कितना आने वाला है, तो वो आ जाएगा 2/5। तो उनमें डिफरेंस कितना है, ये है मिनिमम रेशियो। तो उनमें डिफरेंस कितना है, इसमें 2 लूप हैं, इसमें 5 लूप हैं, तो 3 लूप का डिफरेंस आएगा। तो आंसर बनेगा आपका सी पार्ट। कुछ अजीब सा क्वेश्चन था ये। रेशियो विल बी मिनिमम, मिनिमम कर दिया रेशियो, सबसे छोटी को सबसे बड़े से डिवाइड कर दिया, ये बनेगा मिनिमम रेशियो। 207 द इक्वेशन ऑफ द ट्रैवल, एक ट्रैवलिंग वेव की क्वेश्चन दी है a sin ω t - kx, और एक स्टेशनरी वेव की क्वेश्चन दी है और फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो सीधी बात है, ट्रैवलिंग वेव में तो ये वाला फॉर्मूला चलता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, या इसी को आप लिख सकते हो k टाइम्स डेल्टा एक्स। तो ट्रैवलिंग वेव में फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो k कितना है, k है, और डेल्टा एक्स कितना है, तो माइनस कर देते हैं। 4π/3 k दूसरा पॉइंट है, माइनस पहला पॉइंट कितना था, π/4 k। तो ये जो k है वो k कॉमन लेके k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 4/3 - 1/4 हो रहा है, तो एलसीएम हम 12 ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16π - 3π। सो रेशियो विल बी 13π/12। रेशियो नहीं, ये तो फेज डिफरेंस आया पहले वाले वेव का, ठीक। अब दूसरी बात करते हैं स्टेशनरी वेव की। तो स्टेशनरी वेव का तो सीधा खेल है, या तो दो नोड्स के बीच में होंगे तो सेम फेज में होंगे, और अगर एक नोड के अक्रॉस हो गए तो ये आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। तो अगर हम स्टेशनरी वेव बनाएं इस तरह से, तो ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ होने वाले हैं। तो ये पॉइंट कितना होता है, तो ये होता है आपका लैम्डा। लैम्डा कितना हो जाएगा, 2π/k। ये होगा आपका π/k, ठीक। तो समझने वाली बात है कि एक पॉइंट जो है वो π/4k मतलब यहाँ लाई करेगा, एक पॉइंट तो यहाँ लाई कर रहा है, π/4k यहाँ होगा, ये π/4k। और एक पॉइंट जो है वो π/k से बड़ा है, तो वो थोड़ा सा आगे होगा, एक यहाँ होगा। यानी एक नोड के अक्रॉस एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, इसका मतलब इनमें फेज डिफरेंस पाई का होगा। इनमें फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई का। तो डेल्टा फाई 2 आपका आ जाएगा पाई। अब जब आप इनका रेशियो निकालोगे तो आंसर मिलेगा 13/12। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। स्टैंडिंग वेव में सीधा खेल होता है, अगर दो नोड्स के बीच में पॉइंट्स आते हैं तो वो सेम फेज में होते हैं, और एक नोड के इधर और इधर होते हैं तो उसमें फेज डिफरेंस जो है वो पाई का आ जाता है। A pipe closed at one end has an air column. The air column is in resonance with the vibrating tuning fork of frequency. एक tuning fork है, उसकी फ्रिक्वेंसी की पूरी रेंज है, ठीक है। 75 हर्ट्ज से लेकर 300 हर्ट्ज तक कुछ भी हो सकती है, उसके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगी, ठीक। और वो उसके साथ वाइब्रेट कर रहा है, एयर कॉलम वाइब्रेट कर रहा है। एयर कॉलम की आपको लेंथ दी हुई है, एक एंड पे क्लोज है एयर कॉलम, ये वाइब्रेट कर रहा है। उसकी लेंथ दी है 93.75 सेंटीमीटर, और स्पीड भी दी है। तो आपको कई सारे मोड चेक करने पड़ेंगे, जैसे आपको V/4L चेक करना पड़ेगा, और फिर 3V/4L चेक करना पड़ेगा। इस तरह से हमें कई सारे मोड चेक करने पड़ेंगे, और फिर हमें ये ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैं अगर V/4L चेक करके देखूं तो V आपका है 330/4L। L कितना है 93.75, यानी 0.9394 कर देते हैं, 0.94 कर देते हैं, ठीक। और ज़रा देखते हैं ये कितना आएगा, कैलकुलेटर की हेल्प से करते हैं ज़रा इसको। तो ये आने वाला है 300 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 0.94। तो ये अराउंड 80 हर्ट्ज के आसपास आने वाला है, 80 हर्ट्ज। तो 80 हर्ट्ज में वाइब्रेट करेगा, बिल्कुल वाइब्रेट करेगा, ठीक है। 79 पॉइंट समथिंग है, या मैं बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइड करके देखूं,
0.9375, 80 हर्ट्ज, यस 80 हर्ट्ज आ रही है। तो पहला रेजोनेंस 80 हर्ट्ज पे आ रहा है, अगला रेजोनेंस उसका 3 गुना होगा, तो इंटू 3 करेंगे फिर, ठीक है, 3 गुना होगा, तो 240 हर्ट्ज पे लगभग रेजोनेंस होगा, ठीक है। अगला रेजोनेंस उसका 5 गुना होगा, तो 5 गुना तो मुझे लगता नहीं मिलने वाला है। अब आपके पास दो चॉइस हैं, या तो 80 हर्ट्ज देख के आंसर 78 के आसपास टिक कर दो, या 240 हर्ट्ज देख के आंसर 264 के आसपास टिक कर दो, बट 264 थोड़ा ज़्यादा दूर लग रहा है मुझे। इसमें ये मिस्टेक कर दिया मैंने, 300 से डिवाइड, 300 में 300 लेके कर दिया मैंने ये, ठीक है। तो जब आप 330 करोगे, 330 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 0.94, तो ये 330 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 0.994, तो ये अराउंड 88 हर्ट्ज आ रहा है, ठीक है। 80 हर्ट्ज नहीं आ रहा है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे कैलकुलेशन में, तो ये 88 हर्ट्ज आएगा, और इंटू 3 करेंगे तो ये अराउंड 264 हर्ट्ज आ जाएगा। तो पहले वाले 78 के साथ तो मैच नहीं कर रहा है ये, लेकिन ये किससे मैच कर रहा है, 264 से मैच कर रहा है, सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। थोड़ी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई थी इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं। A whistle emitting a sound of frequency 440 Hz is tied to a string of length 1.5 मीटर और 20 रेडियन पर सेकंड की एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं उसको। तो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी जो ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, तो जब ये, तो इसकी सोर्स की वेलोसिटी कितनी होगी, Vs, तो ये हो जाएगी ओमेगा आर, और ओमेगा दिया है 20, आर दिया 1.5, तो ये 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी सुनाई देगी उसको, पर्सन को, तो जब सोर्स पूरी स्पीड से उसकी तरफ आ रहा होगा तब मैक्सिमम सुनाई देगी, तो वो हो जाएगी 440 इनटू, ऑब्जर्वर तो रेस्ट में ही है, 330 लिखेंगे ऊपर, और सोर्स उसके पास आ रहा है, तो 330 माइनस 30, तो ये 300 हो जाएगा। तो 440 इंटू 330 अपॉन 300, तो ये 0 0 ये सब कैंसिल आउट हुआ, 3 से कैंसिल करेंगे 11 टाइम्स, 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 आ जाएगा। ये होगी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। मिनिमम कितनी होगी, तो मिनिमम होगी जब वो 30 की स्पीड से उससे दूर जा रहा होगा, तो यहाँ प्लस कर देंगे बस। तो जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी आपकी आने वाली है वो आपकी आ जाएगी 440 इंटू 330 अपॉन 360 बनेगा ये। तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो 11 टाइम्स, और ये जाएगा 12 टाइम्स, और थोड़ा कैलकुलेट कर ही लेते हैं फिर, 440 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12, तो अराउंड 403 हर्ट्ज के आसपास आएगा। तो जो रेंज है वो 403 से 484 to 484 की रेंज है, सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं ट्रेन हैज जस्ट complicated a U curve in a track which is a semicircle, कुछ कह रहे हैं वो, ठीक है। Engine is at the forward end of the semicircular part of the track while the last carriage is at the rear end of the semicircular track. A driver blows a whistle of frequency 200 Hz. Velocity of sound is 340 meter per second. What is the apparent frequency as observed by the passenger in the middle of the train when the speed of the train is 30 meter per second? ठीक, तो सिचुएशन इसमें ये होती है, अगर ट्रेन घूमे जा रही है तो इंजन और पैसेंजर, फिर ये ट्रेन सीधे जा रही है कि इसी में गोल गोल घूम रही है, ऐसा नहीं पता लग रहा है कुछ भी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसे गोल 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 ही घूमे जा रही है इसमें, ठीक। तो इसमें सिचुएशन ये होती है कि इंजन और किसी भी ट्रेन की किसी भी पॉइंट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंजन है और यहाँ एक पर्सन बैठा हुआ, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इतनी ही रहेगी। अगर रेडियस इसकी आर है तो r√2 ही रहेगी। अगर ये पर्सन एक बैठा हो तो इसके बीच में और इंजन के बीच की डिस्टेंस हमेशा 2r ही रहेगी। अगर ट्रेन सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे गोल गोल घूमे जा रही है तो ट्रेन के किसी भी पार्ट और इंजन के बीच की डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता, रिलेटिव मोशन ही नहीं होता है। ना वो दूर जा रहे होते हैं ना वो पास आ रहे होते हैं।
और जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो इंजन जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी सारे के सारे पैसेंजर सुनेंगे। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। A sounding body emitting a frequency of 150 Hz is dropped from a height. During its fall under gravity, it crossed a balloon moving upward with a constant velocity of 2 meter per second, 1 second after its fall. The difference in the frequency observed by the man in the balloon just before and just after crossing the body. ठीक है, तो 1 सेकंड के बाद जो है वो एक बैलून को क्रॉस कर रहा है और ये जो बैलून है उसके अंदर ऑब्जर्वर है और ये 2 की स्पीड से ऊपर जा रहा है और 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 की गेन हो जाती है। तो ये मतलब 10 की स्पीड से उसके पास से निकलेगा 10 मीटर पर सेकंड से, 1 सेकंड में 10 की स्पीड आ जाती है। तो जस्ट पास आने और जस्ट दूर जाने में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो जब ये पास आ रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी F1 सुनाई देगी और वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 150 हर्ट्ज इनटू साउंड की है 300। ऑब्जर्वर ये अंदर बैठा हुआ बैलून के अंदर, ये 2 से उसके पास जा रहा है, ठीक है, सोर्स इधर से पास आ रहा है, ऑब्जर्वर इधर से उसके पास जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे +2 और नीचे लिखेंगे 300 - 10। जब ये क्रॉस करके निकल जाएगा तब क्या सिचुएशन होगी, तो ऑब्जर्वर भी दूर जा रहा होगा सोर्स से और सोर्स भी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो लिखेंगे 300 - 2 और सोर्स दूर जा रहा है तो लिखेंगे 300 + 10। अभी आपको कैलकुलेशन करनी है आराम से और आपको इनका डिफरेंस पूछ रहे हैं, यानी F1 - F2 पूछ रहे हैं, तो आप सॉल्व कर लेना, आपको एक आंसर मिल जाएगा।